खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कस्बा कॉलोनी के रिहायशी का पीराबाद पुलिस पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम है। शहरी सुनवाई न होने पर शिकायत लेकर सिटी 21 पहुंच गया। एसएसपी वेस्ट डॉक्टर हफीज बुगटी का नोटिस। एसएसपी वेस्ट ने मुतासर शहरी को अपने ऑफिस में तलब किया। सिटी 21 के एसएचओ पीराबाद से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। सिटी 21 के सवाल पूछने पर एसएचओ जमील अब्बासी आपे से बाहर हो गए। तो आपको बताएं इस हवाले से कि कस्बा कॉलोनी के रिहायशी का पीराबाद पुलिस पर ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, पीराबाद थाने की पुलिस शहरी को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने लगी। कस्बा कॉलोनी का रिहायशी सरदार नामी शख्स सिटी 21 न्यूज़ के पास से वो वीडियो बयान लेकर शिकायत लेकर पहुंच गया। शहरी ने बताया, मैं कस्बा कॉलोनी का रिहायशी हूं। मुझे 2022 में पीराबाद के पुलिस कांस्टेबल सुफियान और सोहेल ने फोन करके बुलाया था और औरंगी टाउन पुलिस के हवाले किया था और झूठे केस में औरंगी थाने में मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर मुझ पर मुकदमा मंशियात फरोशों के कहने पर किया गया। और शहरी ने दावा किया जिस पर मुकदमा दर्ज था कि मंशियात फरोशों ने मुझ पर झूठा मुकदमा करवाने के औरंगी पुलिस को 2022 में 8 लाख रुपए दिए। ये ऐसा शहरी का कहना है। शहरी ने बताया, मैंने 7 माह जेल काटी झूठे केस की वजह से और मेरा नाम जो है सीआरओ में आ गया। जबकि शहरी ने बताया कि मुझ पर चर्च का मुकदमा दर्ज किया गया था और शहरी ने सरदार नामी शख्स ने बताया कि मैं पुलिस वालों को इन्फॉर्मर के तौर पर सारे इलाके के मुतालिक तफसीलात फराहम करता हूँ। उसने ये भी बताया कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारे के लिए जो है वो एज ए इन्फॉर्मर काम करता हूँ। शहरी ने बताया कि एसएचओ पीराबाद जो लगे हैं जमील अब्बासी, उन्होंने वो भी मुझसे जो इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में राब्ते में थे। शहरी सरदार ने बताया कि गुज़िश्ता दिन मेरे पास अचानक से नादिर नामी सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स आया। मुझे खुद को एसएचओ जमील अब्बासी का बंदा बताया और कहा कि पीराबाद में हेड कांस्टेबल के तौर पर तैनात है। उसने बताया कि नादिर नामी एहलकार ने मुझे कहा कि 40,000 दो और जान छुड़वा दो। शहरी सरदार ने कहा, मैंने पैसे देने से इनकार। नादिर ने अपने बंदों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे कहा कि तुमको एसएचओ साहब बुला रहे हैं। शहरी ने कहा कि मैंने कहा ये कौन सा तरीका है बुलाने का, जिस पर जो है वो उसने कहा कि मैं उस वक्त अपनी जान बचाकर वहां से भागा क्योंकि सीआरओ के अंदर ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड जो है 2022 के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि मैं मुझ पर जो है मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिससे ये लगता है कि मैं मंशियात फरोश हूँ। लेकिन दोबारा सीआरओ को निकाल कर जो है वो मुझे रिकॉर्ड रह जाता है। उसकी बुनियाद पर जो पैसे मांगे गए और कहा कि चांस लालो 40,000 देकर, लेकिन हम 40,000 का मना किया तो मुझे सीआरओ की बुनियाद पर जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है नादिर नामी हेड कांस्टेबल की जानिब से, जो कि एसएचओ का बंदा बताया जा रहा है, ऐसा शहरी का कहना है। जबकि शहरी ने कहा, अगर मैं नहीं भागता तो मुझे फिर से सीआरओ की बुनियाद पर फिर कोई झूठे केस में बंद कर दिया जाता। नादिर नामी शख्स जो कि खुद को हेड कांस्टेबल बता रहा है वो सस्पेंड हुआ हुआ है, ऐसा जो है वो सरदार शहरी जो है मुतासरा शहरी उसका कहना है। इस पर 2022 में एफआईआर हुई थी, लेकिन जब हमने जो है वो इन सब मामले के ऊपर जो है वो मौक़िफ़ लेने के लिए जो है वो पुलिस से राब्ता किया तो इस पर जो है वो एसएचओ जमील अब्बासी से जब हमने कॉल पर बात की तो एसएचओ जमील अब्बासी ने जो है वो आपे से बाहर हो गए। सवाल करने पर जब हमने सवाल किया कि नादिर कोई हेड कांस्टेबल है तो एसएचओ जमील अब्बासी ने कहा कि नादिर बिल्कुल हेड कांस्टेबल मौजूद है। जब हमने इससे पूछा एसएचओ के क्या नादिर सस्पेंड हुआ हुआ है तो उन्होंने कहा कि सुनी सुनाई बातों पर आप नहीं सुने। उन्होंने आगे से मुझे ये जवाब दिया। उसके बाद जब हमने एसएचओ से पूछा कि क्या एसएसपी वेस्ट डॉक्टर हफीज बुगटी को इस बात का इल्म है कि नादिर नामी हेड कांस्टेबल मौजूद है थाने में जो कि सिविल कपड़ों में होता है, तो उस पर जो है वो आगे से जो है वो एसएचओ ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गैर मुतालिका अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे सवाल करने के ऊपर और जो है वो बदतमीजी की हमसे सवाल करने पर मौक़िफ़ देने के बजाय एसएचओ जमील अब्बासी ने जो है बदतमीजी का रास्ता इख्तियार किया और जो है वो बहुत जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद जो है वो जब वो इस्तेमाल करने लगे तो मैंने खुद की जानिब से फ़ोन कट कर दिया, जिस पर जो है वो जब ये मामला एसएसपी वेस्ट तक पहुंचा तो एसएसपी वेस्ट ने कहा कि मुतासरा शहरी को जो है वो मेरे ऑफिस सुबह बुलाया जाए। मुतासरा शहरी को बुलाया भी क्योंकि मुतासरा शहरी की वालदा ने भी जो है वो डीसी रेंजर सिंध, एसएसपी वेस्ट और एडिशनल आईजी कराची को जो दरख्वास्त लिखी जिसके अंदर तमाम तर वाक़या बयान किया और उसके अंदर उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। जिसके बाद एसएसपी वेस्ट का कहना है कि ये मंशियात फरोश का नाम जो है वो टॉप लिस्ट में शामिल है, आईजी सिंध की लिस्ट जो है उसमें शामिल है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इसी मंशियात फरोश अगर पुलिस को कह रही है तो एसएचओ जमील अब्बासी जो है वो उसके राब्ते में है व्हाट्सएप के ऊपर। वो तमाम तर जो स्क्रीनशॉट है चैटिंग के वो भी हमने मौसूल कर लिए हैं जो हमें मिल गए हैं और एसएचओ के कुछ वॉइस नोट भी हैं जो हमारे पास जो है वो मौसूल हो गए हैं। इन तमाम तर वाक़े पर एसएचओ जमील अब्बासी जो है वो मौक़िफ़ देने से कासिर रहे, उनकी जानिब से बदतमीज़ी की
की गई है शदीद। उन्होंने जो है वो सहाफ़ी के साथ साथ खातून होने का भी लिहाज नहीं किया और काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की, जिस पर जो है वो एसएसपी वेस्ट और डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने कहा कि हम इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हैं। अब देखना ये कि एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक सहाफ़त का काम है सवाल पूछना, मौक़िफ़ लेना, लेकिन हमने जब एसएचओ से रब्ता किया तो मौक़िफ़ देने के बजाय जमील अब्बासी एसएचओ ऑफिस से बाहर हुआ है और बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। आगे ये भी नहीं देखा कि खातून साहब की बात करी है। उसके बाद जो है वो अब इस पर आला अफसरान तक की बात पहुंची है और इसके ऊपर मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात भी हो रही है। जबकि नादिर नामी शख्स कौन है, आया वो एसएचओ का बंदा है, सस्पेंड हुआ है या वाकई तैनात है, इस हवाले से भी जो है वो मजीद तहकीकात के बाद ही जब चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। क्योंकि एसएचओ का कहना है कि मंशियात फरोश है, लेकिन एसएचओ मुसलसल जो है वो इस मंशियात फरोश से, मुबैना तौर पर मंशियात फरोश कहा जा रहा है, इससे राब्ते में है। जी, कस्बा कॉलोनी के रिहायशी का पीराबाद पुलिस पर ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम है। शहरी सुनवाई न होने पर शिकायत लेकर सिटी-21 भी पहुंच गया। पीराबाद थाने की पुलिस ने शहरियों को ब्लैकमेल करने लगी है और ये शहरी जो है शिकायत लेकर सिटी-21 के ऑफिस भी पहुंचा है। उन्होंने कांस्टेबल सुफियान और सुहेल ने फ़ोन करके बुलाया था। शहरी की जानिब से बताया गया है, औरंगी पुलिस के हवाले किया गया, ये भी शहरी की जानिब से बताया गया है। शहरी ने मज़ीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तकरीबन 2022 11वां महीना 28 तारीख को तो पीसी सुहेल और सुफियान ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप आ जाओ कस्बा अली इमाम बारगाह के पास, जो कि पीराबाद थाने से थे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो अचानक 10 से 15 मिनट बाद जो है ना औरंगी थाने के एसएचओ वकार के कुछ बंदे थे सिविल कपड़ों में, आके मुझे बोला था कि आपको साहब बुला रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो डायरेक्ट मुझे बोला था कि आपके ऊपर तो एफआईआर हो गई 6 किलो की। तो मुझे समझ में कुछ नहीं आया। बहरहाल तकरीबन 6-7 महीने मैंने उसमें से जेल काटा, मेरा वो केस ख़त्म हो गया। तो अभी जो पीराबाद थाने में नया एसएचओ आया, एसएचओ जमील अब्बासी साहब, तो उसने सीआरओ रिकॉर्ड तो कंप्यूटर में ऑलरेडी होती है, जो बंदा बंद हो जाता है उसका सीआरओ रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में ऑलरेडी। तो उसने कई सीआरओ रिकॉर्ड निकलवा के, जो उसमें से 10 बंदे थे, तो इंटेलिजेंस स्टाफ जो था ना वो मेरा जानने वाला था, क्योंकि मैंने पुलिस और रेंजर के साथ बहुत कोऑपरेट किए। तो वो आया मेरे पास, तो मुझे बोल रहा था कि इसमें से कुछ बंदे ढूंढने हैं। तो मैंने जब देखा तो उसमें से मेरा नाम भी था। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं जाता हूँ थाने खुद। मैं एसएचओ साहब से मुलाकात की। एसएचओ साहब ने मेरे को ये बताया कि बेटा जो कोई नहीं, आप इसमें से कुछ बंदे मुझे दे दो और आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं है आपका, लेकिन मुझे इसमें से बंदे चाहिए, 2 से 3 घंटे में 2-3 बंदे मेरे को चाहिए। मैंने बोला सर कोशिश मैं करता हूँ। बहरहाल उसके बाद अभी तक मेरे साथ वो राब्ते में है, तो कल तलक मेरे साथ राब्ते में था। वो जो भी हमारे इलाके में कोई डरने वगैरह जो भी होते थे तो मैं उसके साथ शेयर करता था, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी है उसकी। तो कल अचानक इन लोगों के जो एसएचओ साहब के साथ जो उसके 4 ख़ास बंदे हैं, उसमें से दो बंदे तो मैं जानता हूँ, एक का नाम भी आता है हेड कांस्टेबल नादिर। वो आया, मुझे वो डायरेक्ट जो है ना ग्रेवान से पकड़ा और बोल रहा था कि आपको एसएचओ साहब बुला रहे हैं। तो बुलाने का तरीका ये नहीं होते जो ये मेरे को बुला रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं। तो मेरे सिटी-21 न्यूज़ वाले से दरख्वास्त है कि मेरी ये वीडियो आला काम तक पहुंचाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो मैं क्या करूँ, एक तरफ से महंगाई है, दूसरी तरफ से ये लोग ये कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर कल को मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया तो इसके ज़िम्मेदार एसएचओ पीराबाद थाना और उसके जो 3-4 ख़ास बंदे सिविल कपड़ों में जो शराब के नशे में घूमते इलाके में, मेरे ज़िम्मेदार वही होंगे। मेरे सिटी-21 न्यूज़ से दरख्वास्त है कि ये मेरे वीडियो बयान जो है ना आला काम तक पहुँचाए। शुक्रिया। शहरी का वीडियो बयान भी आपने सुना। अनुषा जाफरी हमारे साथ अपडेट करी थी, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बाइस हालात थे। सिंध हुकूमत ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजा कहते हैं इंक्वायरी में अगर ये बात सामने आई कि बिजली की लोड शेडिंग मरकज़ी वजह है तो कराची इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता रहे हैं वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से शहर में होने वाली अमवात पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात की इंक्वायरी की जा रही है कि आखिरकार अमवात की क्या वजूहात हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि इंक्वायरी में अगर ये बात ज़ाहिर हो गई तो कि इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी कि इलेक्ट्रिक के मुंतज़मीन और जिम्मेदारान पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे।
شدید گرمی کے باعث شہریوں کا برا حال، مردہ خانے، میتوں اور ہسپتال مریضوں سے بھر گئے، لیکن کہ الیکٹرک کو خیال نہ آیا۔ قیامت خیز گرمی میں بھی بجلی کی بندش نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کیا۔ کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ کل طبیعت اتنی خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، ہمارے میاں کی حالت خراب ہے کہ 3 گھنٹے کی لائٹ بند کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ بل آپ کو 20 ہزار روپے دے رہے ہیں۔ یہ تو دیکھو لوگ کتنے گرمی میں مر رہے ہیں، اپنی مرضی سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی۔ کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ کے الیکٹرک بھی عوام کا امتحان لینے لگی۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقوں میں بھی بجلی غائب، کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ فیڈرل پی ایریا، گلشن اقبال، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، صفورہ اور گلشن معمار سمیت مختلف مستثنا علاقے لوڈ شیڈنگ سے متاثر۔ وہیں لسبیلا، کورنگی، اورنگی، میمن گوٹ، قائد آباد، سرجانی ٹاؤن، سچل، لانڈی، لیاری سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ اتنی شدید گرمی ہے، طریقے سے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کل طبیعت اتنی خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، ہمارے میاں کی حالت خراب ہے کہ 3 گھنٹے کی لائٹ بند کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مانا ہوتا ہے کہ الیکٹرک والوں کا فلاں جگہ چلے آؤ، وہاں ہو جائے گا مسئلہ حل، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بس ان کا بس یہ۔ آپ بل تو دیکھو بل کتنے آ رہے ہیں، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ بل آپ کو 20 ہزار روپے دے رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ سے پانی کے قلت سمیت دیگر مسائل جنم لینے لگے۔ شہری کہتے ہیں کہ بجلی کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ان کو یہ سوچنا ہے کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی وہ ہے، اپنی مرضی سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی لائٹیں جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بل دے رہے اتنے بل دے رہے ہیں، 1 مہینے کے بل دے رہے ہیں، اور پھر دوسرے مہینے میں آ رہے ہیں، اگر نہیں بھرو نا تو کہتے ہیں کاٹ کے چلے جائیں گے۔ 3 گھنٹے لائٹیں جا رہی ہیں، بتائے عوام کا کیا حال ہوگا؟ مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ غریب انسان کس طریقے سے مر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کچھ کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کا شہر میں 70% علاقوں میں بجلی کی فراہمی کا دعویٰ۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں کی جا رہی ہے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے۔ کیبل فالٹس اور تکنیکی خرابی کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ نہ دی جائے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی میں شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ پر صوبائی وزراء کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ کوئی ہیٹ ویو سے مرا تو مقدمہ کے الیکٹرک کے خلاف درج ہوگا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا سندھ اسمبلی میں اعلان۔ محکمہ داخلہ سے کہ الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ شاہینہ شیر علی اور ہلال وسانوی بجلی کے بلوں سے پریشان ہو گئے۔ مزید تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں قیامت خیز گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا معاملہ صوبائی اسمبلی پہنچ گیا۔ ناصر شاہ کا ہیٹ ویو پر اموات پر کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ نئے مالی سال کے بجٹ پر سندھ اسمبلی میں 5ویں روز بھی بحث جاری رہی۔ تاہم شہر میں شدید گرمی میں کے الیکٹرک کی بے حسی اور بڑھتی اموات پر ارکان اور صوبائی وزراء کا پارا ہائی رہا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ، شاہینہ شیر علی، حالہ روسان نے اضافی بلوں پر کے الیکٹرک کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بجٹ پر بحث کے دوران وزیر بورڈز اور یونیورسٹیز محمد علی ملکانی کا قیدیوں کو جیل میں فنی تعلیم دینے کا اعلان۔ کہا کہ منشیات کی بحالی مراکز میں بھی تربیت دی جائے گی۔ چینی زبان سکھانے کا کورس بھی شروع کر دیا۔ تعلیم کے لیے 35 ارب روپے رکھے ہیں۔ سب سے زیادہ گرانٹ کراچی یونیورسٹی کو دی جا رہی ہے۔ وزیر تعلیم سردار شاہ نے بجٹ پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں 72 لاکھ بچے نجی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ نجی اسکولوں کو 8 لاکھ غریب بچوں کو مفت تعلیم دینی ہوگی۔ جیل میں جو قیدی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے اور ہم ان کو وہاں ٹرین کر رہے ہیں تاکہ جو قیدی اپنی سزا مکمل کر کے اگر جیل سے نکلیں گے تو وہ ایک باعزت شہری کے طور پہ اپنا روزگار کما سکیں۔ جبکہ پی پی کے جمیل سومرو بولے سندھ میں 15 سال کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہے۔ بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نہیں ملی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے، اگر 15 سال کی بات کریں گے تو 15 سال کا حساب دیں گے۔ وزیر صحت عزرا پچوہو نے نئے اسپتالوں کو ضروری قرار دے دیا۔ انہوں نے موجودہ اسپتالوں کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا اور کراچی میں 40 نئے مراکز صحت کی نوید بھی سنائی۔ انہوں نے شہریوں سے اعضاء عطیہ کرنے کی اپیل کر دی۔ 40 ہمارے جو ہیں کراچی کے جو ہیں فیسلٹیز ہیں جو ہم نے ADP میں رکھی ہوئی ہیں کہ 40 کلینکس اور ہاسپٹلس کی، اور کچھ ہماری تعمیر ہو چکی ہیں، ان میں سے ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہاں ریونیو کمپوننٹ میں ڈالرز کے فلکچویشن کی وجہ سے ہم ریونیو کمپوننٹ نہیں خرید پا رہے تھے، لیکن اس سال ہم انہیں
कंप्लीट करके और ऑपरेशनलाइज भी कर लेंगे। आगा सिराज दुरानी ने तंजन शर्जील मेमन पर जुमला कसा और बोले, शर्जील मेमन मुझे गुस्से से देख रहे हैं। उन्होंने शर्जील मेमन से कराची में ट्राम की बहाली की दरख्वास्त भी कर दी। सिंध असम्बली में 5वें रोज भी 16 अरकान ने बजट पर बहस की और अब तक 125 अरकान बजट पर खिताब कर चुके हैं। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने अजलास बुध के रोज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, कराची। USAID की इमदाद से सूबे भर में स्कूल्स अपग्रेडेशन का मेगा प्रोग्राम नाकाम करार। सिंध हुकूमत ने प्रोग्राम में तोसी की बजाय ख़त्म कर दिया। प्रोजेक्ट के 30 से ज़्यादा मुलाजमीन को फारिग कर दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैर सपाटे करने अमेरिका चले गए। सिंध में तालीम में बेहतरी लाने वाला मेगा प्रोजेक्ट नाकाम। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में तोसी करने के बजाय ख़त्म कर दिया गया। गैर मुल्की इमदाद से शुरू किया जाने वाला खरबों का मंसूबा करप्शन के नजर हो गया। USAID की इमदाद से 2009 में स्कूल्स में बेहतरी लाने का प्रोग्राम शुरू किया गया था। कराची समेत सूबे भर के 126 स्कूल को आलमी मयार के तहत बनाना था। 5 साल प्रोग्राम 11 सालों में कामयाब न हो सका। मंसूबे में कराची के लयारी और गडाब के 4 प्राइमरी स्कूल शामिल थे। सूबे भर के 126 स्कूल को रिकॉर्ड में जाहिर किया गया। प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 30 से जायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। प्रोजेक्ट का सामान कागजात महकमे स्कूल तालीम मुंतकिल कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैनुल आबदीन अंसारी सैर सपाटे करने ईद से कबल अमेरिका चले गए। जैनुल आबदीन अंसारी के पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इजाफी ओहदा था। जैनुल आबदीन अंसारी डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन महकमा तालीम तैनात हैं। तनख्वाहदार अलायंस ने हुकूमत से इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अलायंस के रहनुमाओं का कहना है कि रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए। जो पहले से टैक्स दे रहा है इन्हें ना निचोड़ा जाए। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार। तनख्वाहदार अलायंस की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा तनख्वाहदार अलायंस बोले, टैक्स ना देने वाले सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए। 3.5 मिलियन लोग टैक्स नेट में हैं, बाकी 7.5 मिलियन लोग टैक्स क्यों नहीं देते? 12 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं इस वक्त रजिस्टर्ड, उसमें से सिर्फ 3.5 मिलियन इस वक्त टैक्स पे कर रहे हैं। तो बाकी 7 मिलियन के ऊपर क्यों नहीं आप उनको पकड़ते, उनको कहते हैं कि टैक्स नेट के अंदर आए। अलायंस के रहनुमा अदील अहमद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमोटो ले। असेंबली में भी कोई इस इशू पर आवाज नहीं उठा रहा। शायद तनख्वाहदार पर टैक्स किसी के लिए बड़ा मसला नहीं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफा वापस लिया जाए। असेंबली में देखें, कोई भी आपको सैलरीड क्लास वाला नहीं मिलेगा। सब पीछे से बैकग्राउंड या तो ज़मींदार होते हैं या दूसरे तरीक़ों से होते हैं, तो आपको असेंबली में आवाज़ ही नहीं मिलेगी। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कमा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लें, एग्रीकल्चर के ऊपर लें, हमारे ऊपर से फौरी तौर पे ये इजाफा वापस लिया जाए। तनख्वाहदार अलायंस का मुतालबा है कि तनख्वाहदारों के टैक्सेस के कम से कम हद को 1 लाख रुपए माहाना किया जाए। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दरामदी बिल बढ़ने पर डॉलर महंगा होने के खदशात बढ़ गए। सनतकारों ने कंट्रोल करने के लिए मनसूबाबंदी का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में मई का दरामदी बिल $5 अरब के करीब जा पहुंचा। सनतकार भी चीख उठे, हुकूमत से बेहतर प्लानिंग का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि दरामदी बिल बढ़ने से रुपए पर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई की रफ्तार बढ़ जाएगी। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क को कीमती ज़र मुबादला की जरूरत है। दरामदी बिल जितना बढ़ता जाएगा उतना आपकी करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी। जब आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जितना डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो करेंसी है उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी और उसकी वजह से आपका जो बैंक का सूद है, इंटरनेशनल जो आपको पैसे लोगों को देने पड़ते हैं, उतना ही आपका सूद ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री के लिए 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। ऐसे ही फैसलों से इंडस्ट्री चल सकेगी। कहा कि इंडस्ट्री चलेगी तो ही दरामदी बिल कम हो सकेगा। अभी गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी आई, उन्होंने 10 रुपये 70 पैसे इंडस्ट्रीज के लिए बिजली कम कर दी। तो अगर ऐसे 2-4 और इकदाम होंगे, जब तक आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब तक फरोग नहीं होगा, तो जब तक आपके टी बिल बढ़ते रहेंगे और आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ता रहेगा। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर ने तजवीज़ दी कि हुकूमत को दरामदी बिल कंट्रोल करने के लिए फौरी प्लानिंग करना होगी ताकि डॉलर की कमी ना हो और खाम माल की दरामद होती रहे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एक्सपोर्टर्स ने गोल्ड की एक्सपोर्ट पर 18% सेल्स टैक्स के निफाज को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन हबीबुर रहमान कहते हैं कि सेल्स टैक्स के निफाज से 4 माह में गोल्ड की एक्सपोर्ट 0 रही। हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करेंगे। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे।
18% सेल्स टैक्स नामंजूर। गोल्ड एक्सपोर्टर्स भी सरापा एहतजाज बन गए। चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलर्स गोल्ड एक्सपोर्टर्स हबीबुर रहमान ने कहा कि सेल्स टैक्स के निफाज से 4 माह के दौरान गोल्ड की एक्सपोर्ट खत्म हो चुकी। एक्सपोर्टर्स मुल्क छोड़कर शारजा जा रहा है। इस साल हमारे ऑर्डर मंच को मिल गए। पाकिस्तान को तकरीबन $5 लाख का जो ज़र मुबादला हासिल होता वो ज़ाया हुआ, और वो ऑर्डर जो है हिंदुस्तान को, इंडिया को मूव हो गए वो ऑर्डर। और सालों के अंदर हमारे एक्सपोर्टर्स ने ये मेहनत करके क्लाइंट बनाते हैं, अपने बायर्स बनाते हैं, और FBR के इस इक़दाम से ये नुकसान उठाना पड़ा। सरपरस्ते आला जेम्स एंड ज्वेलर्स गोल्ड एक्सपोर्टर्स अख्तर खान टिसूरी ने कहा कि सोने की एक्सपोर्ट $2 मिलियन की है। हुकूमत अगर मसाइल हल करे तो 2 साल में एक्सपोर्ट $5 मिलियन पर ले जा सकते हैं। एक्सपोर्टर्स ने कहा कि 18% सेल्स टैक्स पर कोई गोल्ड एक्सपोर्टर कारोबार करने को तैयार नहीं। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21।